नमस्कार, प्रणाम। मैं बबलू यादव बीके वारदात तक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जो आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी नागपुर की है। और आज जो नागपुर की मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई एकदम दिल दहला देने वाली कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और इस पूरी कहानी में जो एक एक कारनामे हुए हैं उसको बारीकी से समझिएगा। और पूरी कहानी सुनने के बाद जो आपका निष्कर्ष होगा, जो आप सोचे होंगे इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, उस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जब बातें पहुँचेगी, जानकारी पहुँचेंगी, ताकि वो लोग भी जागरूक हो सकेंगे, सतर्क होंगे। इस जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है। तो चलिए आज की कहानी पे सीधा सीधा आते हैं। जो आज की कहानी ग्वालियर की है। मकान मालिक एक रहते हैं जिनका नाम रहता है जयशंकर परवेरकर। ये अपने मकान जो उनका सामने रहता है, और जो एक मकान उन्होंने अपना किराए पे दिया रहता है, जाते हैं उस मकान में एक आलोक नाम का व्यक्ति रहता है। सुबह के 11 बज जाते हैं तो वो देखते हैं कि अभी तक आलोक के घर का दरवाजा खुला ही नहीं है। वो जाते हैं दरवाजे पे, भड़बड़ाते हैं, उस दरवाजे को खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। आमतौर पे ऐसा होता था कि आलोक सुबह सुबह लगभग 6 से 7 बजे तक लास्ट उसका होता था, दरवाजा उसका खुल जाता था, वो टहलने जाता था, उसके बच्चे भी स्कूल जाते थे। लेकिन आज जो हुआ है कि 11 बज गए हैं और आलोक के घर का दरवाजा खुला ही नहीं। ये बात सोचकर जो जयेश परवेरकर हैं वो जाते हैं और दरवाजा जब खटखटाते हैं, जब कोई आवाज़ नहीं आती है, तेज़ से खटखटाते हैं, फिर भी नहीं आवाज़ आती है। फिर दरवाजा को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। फिर उन्हें याद आता है कि इस घर में एक खिड़की भी है, तो वो खिड़की के पास जाते हैं और जब खिड़की के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक जो उनका बेटा है, उनका बेटा ज़मीन पे गिरा हुआ है और वो भी पूरा एकदम खून से लथपथ है। जब ये देखते हैं तो उनकी रूह काँप जाती है, कहते हैं अरे ये क्या हो गया? तो ज़ोर-ज़ोर से आलोक, आलोक की आवाज़ लगाते हैं। जब वो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे तो जो आस-पड़ोस के लोग थे, वो लोग भी सब सुनते हैं, तो वो दौड़े भागे आते हैं। पूछते हैं क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि इसका आलोक का बेटा जो है वो गिरा हुआ है और उसके पूरे शरीर से खून निकल गया है। वो लग रहा है कि अब इस दुनिया में नहीं है, जल्द से जल्द दरवाज़ा तोड़ो। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो जो अंदर का नज़ारा था वो देखने के बाद वाक़ई सब लोग सन्न हो जाते हैं। उसका जो एक और बेटा था वो भी मरा हुआ था और उसकी जो पत्नी थी, विजया जिसका नाम था, वो भी ज़मीन पर गिरी हुई थी और किसी ने बड़ी बेरहमी से उन तीनों लोगों की गला काटकर हत्या कर दी थी। अब जब ये माजरा देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि ये आलोक कहाँ है? तो जब आलोक के लिए जब देखते हैं और कमरे की जब तलाशी की लेते हैं सभी लोग, तो कमरे में देखते हैं तो आलोक फांसी के फंदे में झूल रहा था। जब ये चीज़ देखते हैं वो लोग, तो सभी लोग सन्न हैं। तब तक उसी में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर किया और पुलिस वहाँ पे आती है अपने दलबल के साथ। जो वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं रंजीत कुमार जी वहाँ पर अपने दलबल के साथ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद पूरे मामले की तहकीकात करते हैं और उस पूरे जो रूम था, उस रूम की खोजबीन करते हैं, जाँच-पड़ताल करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल हो गया। एक उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक पति जिसने फांसी लगा दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने उसको फांसी पे टाँग कर लगा करके टाँगा हो। तब तक अभी वो वहीं पर इसी सब मामले में जुड़े हुए ही थे। तब तक उन्हें एक चीज़ दिखाई देती है कि जो व्यक्ति है, यानी जो आलोक है, आलोक के हाथों में खून लगा हुआ है और उसके नीचे ही जब खोजबीन की जाती है तो जो बेड होता है, उस बेड के नीचे एक धारदार हथियार रहता है, वो भी हथियार खून से लथपथ था। तो कहीं न कहीं उन्हें ये लग जाता है कि अरे! ये वाक़या हो सकता है कि इसी ने ना किया हो। तब तक पुलिस के जो इंस्पेक्टर साहब रहते हैं, उनके फ़ोन पे एक और घंटी बजती है और वो घंटी कहीं और से नहीं बल्कि बगल से ही बजी रहती है। वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि साहब यहाँ पर 2 कत्ल हो गए हैं, आप जल्द से जल्द आइए और देखिए। जब इधर ये बात देखते हैं, जब ये सुनते हैं तो वहाँ से फिर तुरंत वो भागते-भागते बगल जो एक और उसी मोहल्ले में एक मकान था, उसी मकान में भी एक कत्ल हुआ था, वहाँ पर पहुँचते हैं। और जो वहाँ पर जो कत्ल हुआ था,
2 औरतों का हुआ था, यानी एक लड़की थी और एक औरत थी, यानी कि माँ-बेटी थी, इन दोनों का कत्ल हुआ था। तब तक उस घर के जो मुखिया थे, यानी जिस घर में माँ और बेटी का कत्ल हुआ था, उस घर के जो मुखिया थे देवीदास, वो आते हैं और जब आते हैं तो अपने दरवाजे पे भीड़ इकट्ठी देखते हैं, तो वो एक बार सोचने में मजबूर रहते हैं कि आखिर मेरे घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? इतने लोग हैं, वो भी पुलिस भी साथ में है, आखिर ऐसा क्या हो गया? वो जल्दी-जल्दी अपना कदम बढ़ाकर जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, तब तक देखते हैं तो उनकी पत्नी और उनकी बेटी ज़मीन पर खून से लथपथ इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। जब ये देखते हैं तो वो एकदम सन्न रह जाते हैं। उनके ज़ुबान से कोई वर्ड शब्द ही नहीं आ रहा था। आखिर वो करे तो क्या करे? इधर जब पुलिस जो इंस्पेक्टर होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर आपको किसी पे शक है? आप कुछ जानते हैं इस बारे में? आपको किसी पे संदेह है? तो वो कहता है कि ये कत्ल किसी ने नहीं किया है बल्कि आलोक ने किया है। जब आलोक की बात आती है तो फिर पुलिस पूछती है कि ये आलोक कौन है? तो कहते हैं कि आलोक मेरा दामाद है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो फिर वो सन्न रह जाते हैं कि आखिर एक दामाद ने अपनी ही सास और एक साली का कत्ल कैसे कर दिया और क्यों कर दिया? दरअसल अब पूरी कहानी जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या था? क्यों कत्ल हुए थे? यानी कि 4 और 2 6 यानी कि एक ही परिवार के कह लें तो एक ही मोहल्ले में 6 कत्ल हुए हैं और इस पूरे 6 कत्ल को किसने किया? एक व्यक्ति कह रहा है कि आलोक ने किया है। अब आलोक कौन है? उसका जो दामाद है। तो फिर उधर जो 4 लाशें हैं वो किसकी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही आलोक है? तो चलिए आज की पूरी कहानी जानते हैं, पूरा सिलसिला पूरा परत दर परत समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल आलोक नाम का एक व्यक्ति जो जिसके पिता दर्जी थे, उन्होंने कपड़े की दुकान खोली थी और सोचते थे कि उनका जो बेटा है आलोक, वो भी दर्जी का काम ही सीखे। लेकिन आलोक का मन दर्जी के काम में नहीं लगता था, बल्कि उसे कपड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं कपड़े की दुकान करूँ। तो कुछ पैसे उधार लेकर इधर-उधर से कुछ पैसे की व्यवस्था करता है और खुद की एक दुकान खोल लेता है। दुकान अच्छी चल जाती है उसकी। दुकान इतनी अच्छी चल जाती है कि उसका पैसा ज़्यादा मिलने लगता है, तो फिर वो खुशी से पूरा उसका परिवार रहने लगता है। उसकी दुकान में कभी-कभी एक लड़की आया करती थी जिसका नाम विजया था। विजया उसके घर के सामने ही रहती थी, मतलब 2 घर छोड़ के ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम विजया था, तो वो विजया उसके घर पे आती थी दुकान में और वहाँ से कपड़े लेकर के जाती थी। आलोक की एक सबसे बुरी आदत थी कि उसे लड़कियों की लत थी। अगर उसको लड़की नहीं मिलती थी, वो पैसे से जाकर के वेश्याओं के पास जाता था और वहाँ पर संबंध बना करके आता था। कहीं न कहीं उसे लड़कियों की तरफ ज़्यादा लुभाव था। जब वो विजया को देखता है तो क उस पे दिल दे बैठता है और जब ये बात विजया क पिता को पता चलती है तो वो भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर दोनों परिवार से बात की जाती है और बातचीत के बाद ये जो मामला निकल के आता है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। कहीं न कहीं ये प्रेम हो गया था इन दोनों के बीच। दोनों परिवार एक हो जाते हैं, यानी कि शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद जो एक व्यक्ति है जिसका जो कैरेक्टर ही वही है, वो कितना भी सीधा नहीं हो सकता। कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अब यही वाक़या हुआ यहाँ पर। जो विजया थी उसकी एक बहन भी थी, यानी जिसका नाम अनीशा था। अनीशा देखने में बेहद खूबसूरत थी। तो कहीं न कहीं जो आलोक जब देखता है अनीशा को, तो उसके ऊपर भी उसकी पूरी निगाह पड़ जाती है। अनीशा भी कभी-कभी उसके कपड़े की दुकान पे आती थी, तो इस समय जो आलोक था वो अंडरगारमेंट्स बेचता था। तो जब अनीशा उसकी दुकान पे आती थी, तो मज़ाक-मज़ाक में ही उससे कुछ न कुछ वो ऐसा बोल देता था जिससे अनीशा शर्मा जाती थी। अनीशा जी एक दिन दुकान पे आती है तो कहती है कि जीजू आपको एक लड़की रख लेनी चाहिए क्योंकि आप अंडरगारमेंट्स नहीं बेच पाएँगे। तो वो कहता है क्यों नहीं बेच पाऊँगा? आखिर इसमें ऐसा क्या है? तो वो कहती है कि आप समझिए। तो कहीं न कहीं जब वो जो आलोक है वो अनीशा को सीधा-सीधा टारगेट करता है और उसको दुकान के अंदर बुलाता है और उसके बाद उसको कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है, वो भी तुम ले सकती हो। जो उसकी साली थी अनीशा, वो उस दुकान से कपड़े पसंद करती है और 2-3 कपड़े लेती है और कुछ अंडरगारमेंट्स लेती है और लेकर के अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद जो आलोक है, वो अपने ससुराल पहुँचता है और देखता है कि उसके सास और ससुर कोई घर में नहीं है, बल्कि जो उसकी बीवी है विजया, वो अपने घर पे थी
और जब ये घर पे पहुंचता है तो देखता है कि अनीसा अकेली है, तो अनीसा से मजाक करता है और मजाक के तौर पे ही अनीसा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। वो कहती है, जीजू ऐसा मत करिए, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार जब आलोक ने जकड़ लिया तो फिर वो कहाँ छोड़ने के लिए तैयार था, वो सीधा उस पर अटैक करता है और कहीं ना कहीं वो उसकी हवस का शिकार हो जाती है। इन दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। आए दिन ये जिस्मानी संबंध बनाते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन जब जो साली थी, जब उसको एक बार अपने जीजा की जब लत लग जाती है, यानी सेक्स की जब लत लग जाती है, तो फिर वो भी उसकी चाह में हमेशा डूबी रहती थी। एक दिन जब वो दोनों अपने ससुराल में ही संबंध बना रहे होते हैं, जब उसकी सास और ससुर बाहर गए थे, तो दोनों जब उसकी साली और जीजा दोनों संबंध बना रहे होते हैं, तब तक किसी काम से विजया घर में आती है तो देखती है उन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में। वो एकदम गुस्से से लाल हो जाती है। वो पहले आलोक को डांटती है, फिर अपनी बहन को भी डांटती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। कहती है कि तुम मान जाओ वरना मैं माँ और बाबूजी से कह दूंगी। जब ये बात दोनों सुनते हैं तो दोनों डर जाते हैं, फिर वो तो माफी मांगते हैं, कहते हैं कि नहीं, अब से ऐसा गलती नहीं होगा। लेकिन उन लोगों की आदत में ये आ गया था, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हालांकि पत्नी भी घर में थी, लेकिन पत्नी से प्यार करने की बजाय वो अपने साली को ज्यादा प्रेफर करता था, ज्यादा उसके साथ समय बिताना पसंद करता था। एक दिन जब वो दोनों संबंध बना रहे थे अपने ही ससुराल में, तब तक उसका जो ससुर था वो बाहर से अंदर आता है, यानी घर में आता है, तो देखता है कि उसकी छोटी बेटी और उसका दामाद दोनों एकदम नग्न अवस्था में है और शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जब ये चीज देखता है तो वो एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और आलोक को डांटता है। डांटने के बाद अपनी बेटी को भी डांटता है और अपनी बेटी को यहाँ तक कि हाथ भी उठा देता है। इसी तरह मामला सुलझाया जाता है और सुलझाने के बाद आलोक अपने घर पे चला जाता है। और साथ ही जब उसकी बेटी को ये बात पता चलती है तो वो भी कहती है कि हाँ पिताजी देखिए ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो प्लीज़ कोई रास्ता निकालिए। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। और वो अपनी बेटी यानी जो छोटी बेटी थी अनीसा, उससे उसको समझाते, कहते हैं तुम अपनी बहन का घर क्यों उजाड़ रही हो, अगर तुमको इतनी ही ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। जब ये बात वो सुनती है तो वो एकदम शर्म से नीचे उसकी निगाहें झुक जाती है और वो उसके पास कोई शब्द नहीं थे जिसको वो बोल सके। फिर वो कहते हैं ठीक है पिताजी, आज के बाद से मैं अपने जीजू से कोई भी मतलब नहीं रखूंगी। जब ये बात पूरी खत्म हो जाती है, मामला सिलट जाता है, दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन अब इन यानी कि जो आलोक है, आलोक के बीच जो विजया है, विजया भी उससे नहीं बोल रही है, वो भी गुस्सा है, और जो अनीशा है वो भी उससे बात नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं दूरियां दोनों के बीच बन गई थी। तो अब आलोक है, उसकी पत्नी भी नहीं उससे बोल रही है, अनीसा भी नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं वो अनीसा की तरफ ज़्यादा झुकाव था उसका। तो अनीसा की लत उसे लग चुकी थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अनीसा को पाने की कोशिश करता था, लेकिन वो उसको नहीं पा सका। एक दिन जब वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी जो साली है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। जब उससे कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं किसी से बात करूं, तुम्हें इससे क्या। इसके बाद आलोक को गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं बोलता है और सीधा अपनी दुकान पे चला जाता है। दुकान पे बैठ करके वो एक षड्यंत्र रचता है, पूरी साजिश रचता है। और साजिश के दौरान ही वो ऑनलाइन एक हथियार ऑर्डर करता है, यानी कि एक धारदार चाकू ऑर्डर करता है। जैसे वो चाकू आता है 2 दिन के बाद, वो फिर से अपने ससुराल पहुंचता है। और ससुराल पहुंचने के बाद जब उसकी साली फिर से अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी फ़ोन पे, जब ये चीज़ देखता है तो उससे कहता है कि तुम किससे फ़ोन पे बातें कर रही हो, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती हो और जब देखो तब तुम्हारा फ़ोन वेटिंग ही जाता रहता है। इस पर अनीसा गुस्सा होती है और कहती है कि मेरी लाइफ है, चाहे मैं जैसे जीऊँ, तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो। जब ये बात देखता है तो ये कहीं ना कहीं आलोक को इसकी बात रास नहीं आती। वो गुस्से से लाल हो जाता है और वो पहले तो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। और दूसरी बात ये थी कि अनीसा जिस टाइम बात कर रही थी उस टाइम उसके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी। जितनी भी बातें वो बोल रहा था उसकी कहीं न कहीं बातें उसके फ़ोन में रिकॉर्ड होती जा रही थी। इधर जब आलोक देखता है कि ये नहीं मानेगी तो फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करता है और उसके साथ सेक्स करता है। और ये सेक्स ऐसी घिनौनी हरकत करता है, ज़बरदस्ती यानी कि एक तरह से कह लें तो बलात्कार करता है उसके साथ। और उसके बाद जब करके ख़त्म हो जाता है, उसका जब नशा टूटता है तो वो अपने पास से वो धारदार हथियार निकालता है, चाकू निकालता है और उसकी गर्दन को काट देता है। ये पूरा वाक़या हो रहा था घर में। जो उसकी माँ थी वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, उसके पिता ड्यूटी पे गए हुए थे। यानी जो देवीलाल थे वो
अपने ड्यूटी पे गए हुए थे और उसकी माँ बाहर कहीं काम से गई हुई थी। जब आलोक उसको जो अनीसा थी, अनीसा तड़प-तड़प के मर रही थी, तो वो उसके पास आराम से बैठ करके उसको तड़प-तड़प के मरता हुआ देख रहा था। इतना निर्दयी इंसान था कि वो अपनी ही साली को मरता हुआ तड़प-तड़प के देख रहा था और खुद उसने उसको मारा हुआ था। तब तक उसकी माँ भी जो अनीसा थी, उसकी माँ यानी कि आलोक की सास भी आ जाती है घर में। जब वो देखती है कि उसकी बेटी तड़प रही है, तो वो कहती है कि अरे आलोक, ये तुमने क्या कर दिया? इतना सुनते ही वो खड़ा होता है और अपनी सास को भी ज़मीन पर पटक देता है और पटकने के बाद उसी चाकू से उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद जब वो भी तड़प रही होती है, वो एक तरह से एकदम वो मरने के कगार पे होती है, उन्हें लगता है कि हाँ, अब ये मर जाएगी, तो फिर उसके सर पे जैसे मानो कोई भूत सवार हो गया हो, कोई नशा सवार हो गया है, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। फिर वहाँ से उठता है और वो सीधा अपने घर जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि इसके हाथों में खून लगा हुआ है, पूछती है कि क्या हुआ? वो उसको भी दीवार में लड़ाता है और लड़ाने के बाद ज़मीन पर पटक देता है। जैसे ही वो गिरती है, वो चीखने लगती है, लेकिन उसका मुँह बंद करके और उसके भी गले पर वही धारदार हथियार से वार कर देता है। और जो उसके 2 बेटे होते हैं, उन दोनों बेटों को भी वो मौत के घाट उतार देता है, यानी उनके भी गले काट कर हत्या कर देता है। अब तक उसने 5 मर्डर कर दिए थे। अपनी सास और साली का, अपनी पत्नी का और अपनी 2 बेटों का उसने कत्ल कर दिया था। इधर जब उसको थोड़ा-सा होश आता है, तो फिर उसने सोचा कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया? तो फिर वो अपने रूम में जाता है और फांसी का एक फंदा बनाता है और पंखे से लटक करके अपनी जान दे देता है। इधर ये पूरा वाक़या हो गया, यानी कि एक जिस्मानी भूख मिटाने के चक्कर में उसने कह ले तो 5 जानें ले ली और अपनी मिलाकर उसने 6 जानें ली। एक इंसान की हवस जिसने इतनी जानें ले ली। और फिर जब अगले दिन जब उसका घर का कमरा जब नहीं खुलता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो मकान मालिक देखते हैं, तो फिर ये पूरी वाक़या समझ में आती है, पूरी कहानी निकल के सामने आती है। इसमें आखिर गुनहगार भी निकला तो एक मरा हुआ आदमी ही निकला। उसका जो ससुर था, यानी कि जो देवीलाल था, वो भी जब आते हैं तो जब बताते हैं कि ये मेरे दामाद ने किया है, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। कहते हैं कि अब मैं इस दुनिया में किस लिए रहूँगा? आखिर मेरे पास बचा ही क्या है? जो भी था, मेरी बेटी, मेरी पत्नी और मेरे और भी जो नाती-पोते वही थे। सारा कुछ खत्म हो गया, मेरा इस दुनिया में अब कोई काम ही नहीं है। और वो एकदम सदमे में चले जाते हैं। अब उनको पुलिस सँभालती है और सँभालने के बाद उनको उनके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और रिश्तेदारों को बुलाकर उनको सुपुर्द किया जाता है और वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप इस पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आप जहाँ रहें, स्व सुरक्षित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने आस-पड़ोस में ध्यान देते रहें कि आखिर कहीं ऐसा वाक़या तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होने की संभावना लगे, तो प्लीज़ उनको सतर्क करें, जागरूक करें। कहानी कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।